हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। डिकोड एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में अक्सर आते हैं और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो उन क्वेश्चंस पर पहले हमारा टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन की सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? टाइड्स क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्वार जल का उठना, ऑप्शन नंबर 2 है भाटा जल का तीव्र गति से उठना, ऑप्शन नंबर 3 ज्वार जल का उतरना और ऑप्शन नंबर 4 भाटा जल का स्थिर रहना। तो यहाँ पर अगर हम ज्वार भाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी में जल का उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ज्वार मतलब पानी का चढ़ना और भाटा मतलब पानी का गिरना। तो यहाँ पर ज्वार का मतलब है पानी का चढ़ना, तो ये वाला पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि ज्वार जल का उतरना बिल्कुल गलत है। भाटा का मतलब होता है पानी का गिरना, तो वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, ज्वार भाटा। ज्वार मतलब पानी का राइज, भाटा मतलब पानी का फॉल। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार व भाटा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और तीसरे नंबर पर विक्षेपक बल। तो इसमें कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, पृथ्वी की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने के लिए पृथ्वी का घूर्णन तो है ही है, गुरुत्वाकर्षण भी एकदम सही है और विक्षेपक बल भी सही, डिफ्लेक्टिंग फोर्स या कोरोलस बल ये भी सही है। तो इस हिसाब से डी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, महासागरीय को धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें पृथ्वी का रोटेशन मतलब घूर्णन भी आता है, ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी आता है, कोरोलस बल भी आता है, तो ये सब इसमें ऐड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, खानाबदोश जीवन जीने वाली प्रमुख जनजातियां इनमें से कौन सी हैं? वो कौन कौन सी जनजाति हैं जो खानाबदोश हैं इनमें से? तो ऑप्शन है किर्गिज, फुलानी, मसाई, गद्दी, बदोरिस, संथाल। तो संथाल तो नहीं है, ठीक है, किर्गिज, गद्दी, बंटू, ठीक है, तो गद्दी भी इसमें नहीं है। किर्गिज, मसाई, एस्किमो, एस्किमो और तो है लेकिन मसाई भी है, किर्गिज मसाई है, एस्किमो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब है किर्गिज, फुलानी और मसाई। ठीक, किर्गिज और मसाई दोनों खानाबदोश होती हैं और फुलानी भी खानाबदोश होती है। तो इसका सही जवाब है ए, किर्गिज, फुलानी और मसाई। अब बनते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक प्रदेश से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वह क्षेत्र जिसमें केवल जलवायु प्राकृतिक समरूपी रह होती है, वह क्षेत्र जिसमें मृदा और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी ना हो। तीसरा, वह क्षेत्र जिसमें जलवायु, मृदा व वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हो। और चौथा, ए और बी दोनों। तो प्राकृतिक प्रदेशों से जब हम देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? वह क्षेत्र जिसमें जलवायु, मृदा और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हो। तो इसका सही जवाब है सी, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश से क्या अभिप्राय है? विषुवत मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर वह प्रदेश जहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। दूसरा, वह प्रदेश जहाँ की मौसम की असमानता कम होती है। वह प्रदेश जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और लाल पीली मृदा पाई जाती है। और चौथे नंबर पे सभी।
तो देखिए अगर उष्णकटिबंधीय या विषुवत-रेखीय प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गर्म और ड्राई एरिया मतलब मॉइस्ट एरिया होता है, बहुत नमी भी होती है, गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे मौसम की असमानता बहुत कम होती है क्योंकि साल भर एक ही जैसा मौसम बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर सदाबहार वन और लाल और पीली मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव, एकदम सही जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय प्रदेशों की क्या स्थिति होती है या ध्रुवीय प्रदेशों को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी के उत्तर वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त के मध्य के क्षेत्र को ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, ये भी एकदम गलत है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और उत्तर ध्रुव में एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, ये एकदम सही है। ध्रुवीय प्रदेश जो पोल्स के पास होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम सही जवाब है, सी वाला। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ में वृद्धि लाता है, मृदा अपरदन में वृद्धि करता है, नहरों में गाद में वृद्धि करता है। ठीक है, जो पेड़ों का कटना होता है वो किस तरह से हमारे सिस्टम को प्रभावित करता है। तो भाई उसकी वजह से बाढ़ बढ़ती है, ये एकदम सही पॉइंट है। उसकी वजह से मृदा अपरदन भी बढ़ता है और नहरों में गाद मतलब बोल सकते हैं सिल्ट या बोल सकते अवक्षेप लगातार बढ़ते जाते हैं। तीनों सही है, तो आंसर डी वाला एकदम सही है कि तीनों अपनी अपनी जगह सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मृदा अपरदन को नियंत्रित करके, वन उन्मूलन में वृद्धि करके, जनसंख्या में वृद्धि करके, उपयुक्त सभी। तो भाई देखो, पेड़ों को काट कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर आता है जनसंख्या में वृद्धि करके। जनसंख्या में अगर वृद्धि करके अगर हम बात करें तो ये भी एकदम गलत है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं मेंटेन होता है। तो भाई देखिए बी और सी चला गया तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। फिर तो बचा क्या, रिजेक्शन मेथड से सीधे सीधे मृदा अपरदन को नियंत्रित करके, है ना, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करके हम ये कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो 8 नंबर का सही जवाब क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए महाद्वीपों की जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमको मिलता है एशिया। ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप तो अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। तो ऑर्डर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ऑर्डर क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। ठीक, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा वैसे तो आपका एशिया से तो पास होती ही होती है, अफ्रीका से भी होती है और उत्तरी अमेरिका से भी होती है। ठीक है, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सभी से होकर जा रही है। कर्क रेखा कुल मिलाकर 17 देशों से पास होती है और एशिया के 8 देशों से पास होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित यूराल पर्वत किस महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच की सीमा डिफाइन करने वाला पर्वत है यूराल। तो इसका सही जवाब क्या है, यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच की सीमा बनाता है यूराल पर्वत और आपका कैस्पियन सागर। ये दोनों मिलकर एशिया और यूरोप के स्थलों को अलग अलग करते हैं, इसे याद रखिएगा क्योंकि जब आप मैप पर देखेंगे तो दोनों लैंड एक साथ आपको दिखाई देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट किन महाद्वीप को यूरोप से अलग कर किया जाता है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा किस महाद्वीप को यूरोप से अलग किया जाता है। तो याद रखिएगा यूरोप में फ्रांस, ठीक है, और
अफ्रीका में मोरक्को के बीच में आपको क्या मिलेगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और एक खास बात क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जिब्राल्टर स्ट्रेट पर जो कब्जा है वो किसका है, वो ब्रिटेन का है, इसे याद रखिएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सहारा मरुस्थल पाया जाता है आपका किस महाद्वीप पर, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में ये पूरा सहारा मरुस्थल कई सारे देशों में फैला हुआ है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेजर्ट पाए जाते हैं, है ना। गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन, कई सारे डेजर्ट हैं, ठीक है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। और साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट यहीं पाया जाता है, एटाकामा। इसके अलावा पेंटागोनिया डेजर्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। एशिया में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रॉकी पर्वतमाला व अल्पेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इन दोनों पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपका कौन सा क्षेत्र आ रहा है, यूएसए, है ना। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में, रूस एशिया यूरोप में है, और ऑस्ट्रेलिया तो अपना अलग ही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन 5 महान झीलों में शामिल है। देखो 5 महान झीलों में आपका सुपीरियर, इसे याद रखिएगा, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी, ये 5 महान झील पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, है ना। और देखिए सबकी सब इस पे मिल रही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 5 में से 3 यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये तीनों पाई जाती है। इसमें याद रखिएगा सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में आपका एक कैनाल, एक छोटी सी नहर पाई जाती है जिसे आप बोलते हैं सू कैनाल। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, सू कैनाल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देशों में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्कैंडिनेवियन कंट्री, है ना। तो याद रखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रांस दिया हुआ है वो उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक साथ अगल बगल के क्षेत्र हैं, इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, ठीक है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डेन्यूब आता है। राइन यहाँ की सबसे बिजिएस्ट या व्यस्तम नदी है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। धरातल पे महासागरों की संख्या, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। महाद्वीप 7 और महासागर 5 है, तो 5 महासागर यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, इसे याद रखिएगा। और इसका क्रम भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। चलिए भारत देश कहाँ पर स्थित है ना। भारत की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के पूर्व में, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में ये कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में पाया जाता है, दक्षिण एशिया में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीप की लंबाई लगभग कितनी है। 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो,
उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, है ना। और भारतीय प्रायद्वीप मतलब भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा, जो भारत का ये पेनिनसुलर पार्ट है ना, जो वी शेप में है, इसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इधर देखो अरब सागर से, इधर हिंद महासागर से, और इधर बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ ये जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। और इसकी कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशासनिक रूप से भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक रूप से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? 29, 6, 28, 7, 29, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य अभी आज के समय में है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये अपडेटेड डेटा है और अपडेटेड डेटा के नाम से इसमें से कोई नहीं, इसका एकदम सही जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो वो कोई बहुत बड़ा जानकारी नहीं है। राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक हिमालय का प्रसिद्ध स्थल नहीं है? शिमला, मसूरी, ऊटी, नैनीताल। ऊटी इसमें नहीं आता है, ऊटी आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। ऊटक मंडलम, ये याद रखिएगा, वो ऊटी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये साउथ इंडिया का हिस्सा है, तो यहाँ पर यही इसका सही जवाब है। शिमला, मसूरी, नैनीताल ये शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? है ना, न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है। हिमालय तो भैया है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, सबसे नवीन पर्वत है। आल्प्स भी है, एंडीज भी है। विंध्याचल पर्वत जो भारत में पाया जाता है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं 25, कयाल किसे कहते हैं? कयाल मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लगून, ठीक है, गंगा के मैदानी भाग का क्षेत्र, तराई हिमालय से निर्मित दून क्षेत्र, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम कयाल की बात करते हैं तो कयाल बेसिकली केरल में पाया जाता है। और केरल में क्या मिलता है? मालाबार का तट जो है वो केरल में ही पड़ता है, तो इसका सही जवाब है ए। मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लगून को हम कयाल बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कहां पर स्थित है? द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पीक। सैडल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, इसे याद रखिएगा। बाकी जो चोटियां हैं ये भी हैं, लेकिन ये भारत में ज़्यादा वैल्यूएबल चोटी नहीं है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसमें आया अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, लैटिट्यूडनल पॉइंट पोजीशन एकदम सही है, हिमालय का विस्तार एकदम सही है, समुद्र तल से ऊंचाई एकदम सही है, तो सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में विभक्त किया गया है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की ऋतुओं को हमने कितने हिस्से में बांट रखा है? 4। वो कौन कौन सी ऋतु है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो भारत में हमने जो प्राकृतिक वनस्पतियां देखते हैं उसको हम कितने वर्गों में बांटते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही जवाब है 5। भारत की वनस्पतियों को हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो 5 वर्ग कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आपके कटीले वन, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन। तो ये 5 कैटेगरी है, इसे याद रखिएगा। ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर फिर सब 2 कैटेगरी आती हैं। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन।
तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में वनों को हम कुल मिलाकर कितने भागों में बांटते हैं? 5। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वन है वो पर्णपाती वन के आर्द्र वन है, जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम बहुत महंगी महंगी वस्तुएं बनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सदाबहार वन क्या सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो वहाँ पर आपको इस तरह के वन मिलते हैं, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए। ओके गाइस, तो ये हो गए हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।